इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में कुमार प्रशांत जी से बात करते हुए, जो यहाँ पर दिल्ली में भारतीय गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि 1930 के दशक से पहले किसी समय गांधी जी जबकि देश में स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए केंद्र में आसीन थे और वहाँ पर आना हुआ सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाद में कहलाए वो। तो प्रारंभ से लेकर अंत तक इन दोनों के बीच में क्या संबंध थे, क्या इनकी पकड़, क्या विचारधारा थी, क्या इसका आप एक सीमित समय में उल्लेख कर सकेंगे, समझा सकेंगे? हाँ, आप पूछ रहे हैं तो कुछ तो कहना पड़ेगा जी। मेरी उलझन ये होती है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है इन लोगों के सामने इस तरह की बात करने की, लेकिन इतिहास कभी कभी ऐसी चाल चलता है। पढ़ा है, उस पर सोचा है। हाँ, तो इसलिए किसी को छोटा और बड़ा दिखाने के लिए बात नहीं करता हूँ मैं। इतिहास की जो समझ है, जो भूमिका है, वो कहनी पड़ती है। तो सुभाष चंद्र बोस जिस दौर में भारत की राजनीति में आते हैं, उससे पहले देश पूरा का पूरा गांधी जी की राजनीति से दीक्षित हो चुका है। बीच में सुभाष चंद्र बोस का पदार्पण होता है। देश प्रभावित हो चुका था। देश ने एक दिशा ले ली थी, उसमें विक्षेप भी थे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि एक ही मात्र वही दिशा थी, लेकिन एक मोटे तौर पर देश ने एक दिशा समझ ली थी। उस बीच में सुभाष बाबू आते हैं। सुभाष बाबू एक नौकरशाह रहे हैं और अपनी जो परीक्षा है इंपीरियल सर्विसेज की, उसमें बहुत ही ऊंची जगह पर उनको मिली है। लेकिन वो राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि शायद ICS ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन एक परीक्षा में बड़ी सफल जगह पर सफल थे। यानी एक बहुत बड़ा ब्राइट करियर उनके सामने था जी, जिसको अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना के कारण उन्होंने छोड़ दिया और वो वापस आए। ये फ़र्क हमको इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, आचार्य कृपलानी, ये सब लोगों का जो फॉर्मेटिव ईयर है वही गांधी जी के साथ गुजरे हैं। सुभाष बाबू को वो मौका नहीं मिला है। सुभाष बाबू बहुत बाद में राजनीति में आते हैं। आयु में वो इन सबसे बड़े थे जब नज़दीक आए। यानी उनके अपने विचार बहुत पक गए हैं जिस समय वो भारतीय राजनीति में आते हैं। और वो पके कहाँ से हैं? तो जो भी पश्चिम की अवधारणाएं चीज़ों के बारे में रही हैं, उन अवधारणाओं से उनका मन बना हुआ है। और वो एक ऐसे आदमी के साथ में चलने वाले आंदोलन में शामिल होते हैं जो उनमें से हर अवधारणा को खारिज करता है और एक नए तरह की चीज़ अपने सामने, देश के सामने रखने की कोशिश करता है। तो इसलिए उनको बहुत दिक्कत होती है यहाँ आकर के सेटल होने में। और चूँकि वो उस धारा से आए हैं जिसमें पावर की एक प्रतिद्वंदिता होती है। कुछ आप स्पष्ट 2-3 उदाहरण देना चाहेंगे कि अवधारणा में, मूल सिद्धांत में कहाँ अंतर है 2-3 दर्शकों के लिए? जैसे मोटे तौर पे आप ये समझिए कि गांधी जी इस बात को अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक स्टैंड कांग्रेस के लिए बनाते हैं कि साध्य और साधन में फ़र्क नहीं होना चाहिए। एंड एंड मीन्स जो है ये डिसाइसिव है। वो कहते हैं कि तुम्हारा कितना भी अच्छा साध्य हो, अगर गलत साधन से उसको कर रहे हो तो वो साध्य भी बदल जाता है। वो कहते हैं कि साइंस है ये, अगर तुम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हो तो उससे पानी बनता है, ये साइंस है, इसको तुम बदल नहीं दे सकते हो। वैसे ही गलत साधनों से अच्छे साध्य को अगर तुम पाने की कोशिश करते हो तो वो साध्य ही बदल जाता है, फिर वो भी गलत हो जाता है। एक ये हुआ, और तो एक बहुत बड़ी चीज़ ये सामने आती है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि लड़ने के तरीके जो हैं वही बाद के समाज को निर्धारित करते हैं। किस तरह से लड़कर तुमने सत्ता पाई है, समाज उसी तरीके को मानेगा। तो अगर तुम हिंसा के तरीके से लड़ते हो तो मुझको आपत्ति नहीं है, लेकिन बाद का जो समाज होगा वो हिंसक ही समाज बनेगा। इसलिए मैं उसको उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं देश को उस रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। तो ये 2-3 जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, फंडामेंटल डिफरेंस, उनमें ही डिफरेंस है जी। तो इसीलिए उनको बहुत दिक्कत होती है आकर के इस बात को, उस धारा में चलने में। तो बार बार वो टकराते हैं
उनको सबसे अच्छा दोस्त जवाहरलाल नेहरू मिलता है, क्योंकि वो भी पश्चिम से पढ़ कर आए हुए हैं और उनको भी गांधी जी से बहुत दिक्कत होती है। जी। तो वो कोशिश करते हैं कि अगर मैं और जवाहरलाल मिल जाएं आपस में तो गांधी की लीडरशिप को चैलेंज किया जा सकता है। मैं जरा बीच में आपको रोकूंगा। क्या कोई ऐसा मौका हुआ जबकि गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में काफ़ी बातचीत या बहस हुई हो? अवश्य हुई होगी, लेकिन क्या रिकॉर्डेड है हिस्ट्री में? बहुत ज़्यादा उल्लेख बहुत ज़्यादा तो नहीं है जी, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि कई सारी मुलाकातें हुई हैं, कई तरह की बातचीत होती रही है। आप सबसे ज़्यादा उदाहरण यही समझिए कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला जी, ये गांधी जी की रजामंदी के बगैर तो संभव नहीं था जी, क्योंकि तब वोटिंग से चुनाव नहीं होते थे अध्यक्षों के, चयन होता था, सिलेक्शन करते थे और सिलेक्शन में सबसे डिसाइसिव आदमी गांधी जी स्वयं थे। तो ये पूरा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी नया लड़का आता है कांग्रेस में तो गांधी जी तुरंत उसको अपने हाथ में लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू हों, पटेल जी हों, मौलाना आज़ाद हों, राजेंद्र प्रसाद हों, कृपलानी हों, जयप्रकाश नारायण हों, राम मनोहर लोहिया हों, अरुणा आसफ अली हों, ये सब लोग नई खेप के लोग हैं, ये पुरानी खेप के लोग हैं, लेकिन इन सब को पहले दौर में पकड़ना और उनको कांग्रेस की राजनीति में आगे बढ़ाना, ये काम गांधी जी का किया हुआ है। तो आप वापस तो सुभाष बाबू के साथ भी यही हुआ, जवाहरलाल के साथ उन्होंने तो जवाहरलाल के साथ वो कोशिश करते हैं जी। उसकी जो चिट्ठियां हैं वो सब अब तो सबके लिए उपलब्ध हैं पढ़ने के लिए। तो जवाहरलाल उनको लिखते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह से ही गांधी जी से बहुत परेशान होता हूँ, उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मैं विरोध भी करता हूँ उनका, कांग्रेस में शायद सबसे ज़्यादा गांधी जी का विरोध करने वाला मैं ही हूँ, लेकिन तुम एक बात याद रखना कि मैं गांधी जी का विरोध तो करूँगा लेकिन अंत में जाऊँगा मैं उन्हीं के साथ, क्योंकि ये आदमी हम लोगों से दूर देखता है। ये जो समझ है जवाहरलाल की कि ठीक है हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन अगर डिसाइसिव फैक्टर होगा तो मैं गांधी जी के पीछे चला जाऊंगा बगैर ये सोचे हुए कि मैं इसको मानता नहीं हूँ। इसीलिए चरखा काटते हुए जवाहरलाल नेहरू दिखाई देते हैं, जिस चरखे में उनका कोई विश्वास नहीं है। सुभाष बाबू इस तरह के आदमी नहीं हैं, वो तो जहाँ से समझ कर आए हैं वहाँ है कि भाई पावर अपने हाथ में आनी चाहिए और पावर अपने हाथ में आएगी तो तुम अपनी दिशा में ले जा सकते हो, और कांग्रेस में पावर मेरे हाथ में है नहीं, मैं अध्यक्ष भी बन जाऊँ तो भी नहीं है, क्योंकि कोई आदमी है जो कांग्रेस को लीड करता है। ये गांधी जी में और सुभाष बाबू में बेसिक फ़र्क है जी। और ये अंतर कब आ गया था? एकदम शुरू से है, जाहिर हो गया फ्रॉम द डे वन जी कि वो आदमी अलग तरह से कांग्रेस का इस्तेमाल करना चाहता है जी। और गांधी जी इस बात की इजाज़त देने को तैयार नहीं है कि कोई कांग्रेस की दिशा बदल दे, नए लोग आए, उसमें नई गति आए, नए तरह के कार्यक्रम सामने आए, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दिशा नहीं बदलनी चाहिए। दिशा क्या है? तो जो दो तीन बातें मैंने आपसे कही वही फंडामेंटल दिशा है। ये गांधी जी और सुभाष बाबू के बीच में टसल का सबसे बड़ा कारण है। फिर सुभाष बाबू दोबारा भी जैसा इतिहास में आप पढ़ते हैं कि इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं वोटिंग से जी। मैं ऐसा कहूँ तो शायद किसी को एतराज़ हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक तरह की करप्शन का प्रवेश हो चुका सुभाष बाबू के द्वारा होता है, सुभाष बाबू और उनके भाई शरद बाबू के द्वारा जी। फेक रातों रात कांग्रेस के सदस्य बनाए जाते हैं, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में। लेकिन उससे पहले तो आपने कहा कि शायद चुनाव होता नहीं था। उस बार हुआ जी। ये सेकंड टर्म की बात वाला है, सेकंड टर्म की बात कह रहा हूँ जी। तो हरिपुरा कांग्रेस के समय में जो खेल हुआ जी, वो खेल वही हुआ जो हर पॉलिटिकल पार्टी के भीतर होता है। अच्छा। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी और गांधी जी की सहमति से टाल दिया जाता था वो बात सामने खुल कर आ गई और गांधी जी ने कहा कि नहीं दोबारा अध्यक्षता नहीं मिल सकती है, और उन्होंने कहा नहीं मैं तो लड़ूंगा ही। तो लड़े भी और वो जीते भी जीते भी, और गांधी जी ने जिस आदमी को सपोर्ट किया वो आदमी हार गया जी। गांधी जी ने खुलेआम ये कहा कि हार मेरी हार है, क्योंकि कांग्रेस अपनी दिशा के बारे में ही अब सवाल उठा रही है। तो अगर कांग्रेस को मेरी दिशा पसंद नहीं है तो कांग्रेस सुभाष की दिशा में जा सकते हैं। लेकिन अब सुभाष बाबू अध्यक्ष तो बने हुए हैं, उनके साथ काम करने को कोई तैयार नहीं है। पूरी वर्किंग कमेटी ने एक साथ रिजिग्नेशन दे दिया है। तो वो फिर गांधी जी के पास आते हैं कि मैं काम कैसे करूं, सारी वर्किंग कमेटी तो मेरे, कहते हैं तुम अपनी वर्किंग कमेटी बनाओ जी, तुमको अध्यक्षता मिल गई है, तुम आज़ाद हो,
गांधी जी ये भी नहीं कहते हैं कि तुम मुझसे राय लो, कहते हैं तुम अपनी वर्किंग कमेटी बना लो। लेकिन उतना कन्विक्शन नहीं है कि आप सारे देश को साथ में लेकर चलेंगे उन सारे लोगों के वो किनारे हटा करके जो आज तक कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे हैं। इसीलिए परिस्थिति ऐसी बनती है कि उनको छोड़ देना पड़ता है। उसमें गांधी जी का कहीं कोई रोल नहीं है। तुमने एक ऐसी ऊंची चीज़ को छूने की कोशिश की जितनी ऊंचाई तुम्हारी है नहीं, तो तुम क्या करोगे, बाद में नीचे आ जाओगे। वही सुभाष बाबू को करना पड़ा। जब उनको ये समझ में आ गया कि इस रास्ते हम जा नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। पॉलिटिकल पार्टी जैसे आप बनाते हो तो आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी में तो फंक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको कांग्रेस छोड़नी ही थी। उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, फिर वो बाहर गए, जो भी किया उन्होंने। तो साध्य और साधन के बारे में जो मैं कह रहा हूँ उसको यहाँ पर जाकर फिर से अंडरलाइन करना चाहिए कि जब यहाँ से वो निकलते हैं तो जाते कहाँ हैं, तो जाते हैं जापान, मुसोलिनी के पास जाते हैं। तो अगर साधनों के बारे में आपकी समझ साफ होती तो आप कहते कि मैं गांधी जी से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी दिशा पकड़ूंगा, मैं हिटलर और मुसोलिनी के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन आप तो गए उसके पास, क्योंकि दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये पढ़ाई आपने पढ़ी थी, इसीलिए आप वहाँ गए। फिर जो भी पराक्रम किया उन्होंने, उस पर कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, उनकी वीरता अद्भुत है। लेकिन वीरता अपने आप में ही निर्णायक नहीं होती है। क्या ऐतिहासिक दृष्टि से जब एक बार सुभाष बाबू ने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद क्या उनका बापू से कभी कुछ संपर्क रहा है? कुछ इसके बारे में? लगातार ही रहा है, लगातार ही रहा है। आपको ये भी शायद सबको जानना चाहिए कि गांधी जी को ने सुभाष बाबू को कांग्रेस से एक्सपेल्ड करने का रेजोल्यूशन खुद बनाया जी, और ऐसी वर्डिंग बनाई उसकी कि भारतीय राजनीति में फंक्शन करना मुश्किल कर दिया उन्होंने उसके लिए। बंगाल की राजनीति में भी वो काम नहीं कर सके। यानी गांधी जी अपने बारे में बहुत कठोर होकर के निर्णय करते हैं, लेकिन जहाँ तक पर्सनल लेवल पर दोस्ती का या उनके प्रति सहानुभूति का सवाल है, वो गांधी जी की कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो उनकी मुलाकातें हुई हैं? मुलाकातें भी हुई हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत भी हुई है, खत खिताबत भी हुई है। कई मौक़ों पर गांधी जी ने उस पर अपनी राय प्रकट किए है जी। लेकिन अब वो तो चले गए, जो भी दिशा उन्होंने पकड़ी जी, वहाँ जाकर के जैसा आप जानते हैं उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई, उसमें एक गांधी ब्रिगेड बनाया उन्होंने जी। यानी गांधी ब्रिगेड थी उसमें, आज़ाद हिंद फौज में गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, दो महत्वपूर्ण ब्रिगेड बनाई उन्होंने। और महिलाओं की शायद लक्ष्मीबाई के नाम से बनाया। तो लक्ष्मीबाई तो खैर एक दूसरे इतिहास की हैं, इसलिए उनका जिक्र नहीं किया मैंने। कांग्रेस के इन दो लोगों को उन्होंने इस तरह से प्रमुखता दी। यानी वो जुड़ाव जो है मेरा, उसको वो भी भुला नहीं सके, गांधी तो नहीं ही भुला सके। उसके बाद वो आते हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। खबर आती है कि वो मारे गए जी। गांधी जी उस समय बैठे हैं, लुई फिशर उनका इंटरव्यू कर रहा है। उसी समय किसी ने आकर उनको बताया कि सुभाष बाबू मारे गए जी। तो बिल्कुल विचलित हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई पता करो ये खबर सच्ची है कि नहीं है जी। तो लुई फिशर हंस के कहता है, किस आदमी के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो? जो आदमी तानाशाहों के साथ जाकर मिल गया, फासिस्ट लोगों का टूल था वो जी। तो बोलते हैं कि तुम सुभाष से बड़ा देशभक्त भी कोई ला के दिखा सकते हो मुझको? यानी सुभाष बाबू की देशभक्ति के बारे में उनको शक नहीं है, उनको उसके रास्ते से आपत्ति है। व्यक्तिगत कोई विरोध, व्यक्तिगत में किसी तरह के विरोध का सवाल ही नहीं है। अगर व्यक्तिगत विरोध होता तो कांग्रेस में ही उनकी वो जगह नहीं बनती जो जगह गांधी जी ने बनाई उनके लिए। सुभाष बाबू ये नहीं समझ पाए कि जिस धारा में कांग्रेस को और देश को गांधी जी ले जा रहे हैं, ये एक अनचार्टेड रास्ता है, कोर्स है, इसको हम जानते नहीं हैं। इस आदमी को शायद थोड़ा बहुत पता है। तो असली भूमिका तो जवाहरलाल नेहरू की ही थी कि विरोध तो करूंगा, असहमति भी बताऊंगा, लेकिन चलूंगा फिर आप ही के पीछे, क्योंकि आपको दूर तक दिखता है, हम उतने दूर तक देखते नहीं हैं। ये बात अगर सुभाष बाबू समझ लेते तो गांधी जी की बहुत मजबूत ताकत बन जाती है। लेकिन इतिहास तो इसी तरह से चलता है। तो सुभाष बाबू बहुत ही एक वीर व्यक्ति थे, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस समय की जो ज़रूरतें थीं उसको वो पूरा नहीं कर सके, इसलिए वो आज बहुत बहुत धन्यवाद कुमार प्रशांत जी। आपके इस साक्षात्कार से एक नया नज़रिया, तथ्यों पर आधारित नेताजी सुभाष के बारे में मिला, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक इसके लिए
बहुत इससे प्रभावित होंगे, इसे पसंद करेंगे और इसके लिए आपके आभारी होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।